देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने संसद भवन में भी अपनी पुरानी मांगों को लेकर आवाज उठाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को एक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में पार्टी अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग को दोहराएगी। जयराम रमेश ने कहा, आज हम उन 100 सवालों से जुड़ी एक किताब लॉन्च कर रहे हैं जो हमने अडानी मुद्दे पर फरवरी से अब तक पीएम मोदी से पूछे हैं। हम आगामी संसद सत्र में भी इन सवालों को पूछेंगे। हम अडानी के हक कौन श्रृंखला में ऐसे ही अगले 10 दिन के लिए 5-6 वीडियो निकाले जाएंगे और आज जो हमने 5 फरवरी से शुरू किया था सवाल उठाने का और प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी कि वो अपना चुप्पी तोड़ें इस अडानी मामले पर, हमने 100 सवाल पूछे थे। उसका जो एक बुकलेट भी तैयार किया गया है और उसका भी आज विमोचन होगा। तो ये सवाल, इसके बारे में अभी अमिताभ आपको विस्तार में जानकारी देंगे, पर उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। कल शाम को आपको जानकारी होगी कि सभी की ओर से एक कंसल्टेशन पेपर प्रकाशित किया गया कल शाम को 31 मई को, और इसका एक इतिहास है। जो विदेशी निवेशक हैं हमारे शेयर बाजार में, वो उनके लिए कुछ नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही उनका निवेश होता है हमारे कंपनियों में, शेयर बाजार में। 31 दिसंबर 2018 को ये नियम कमजोर किया गया और 21 अगस्त 2019, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 31 दिसंबर 2018 को ये नियम कमजोर किए गए और 21 अगस्त 2019 को ये नियम हटाया गया। ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जो विदेशी निवेशक हैं हमारे शेयर बाजार में, उनके पीछे हैं कौन, उनके मालिक हैं कौन, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए ये नियम बनाए गए थे। जो निवेशक हैं, असली निवेशक कौन है? ये शेल निवेशक नहीं, नाम के वास्ते निवेशक नहीं, उनके पीछे परम निवेशक कौन है, मुख्य निवेशक कौन है, इसके लिए नियम बनाए गए थे जो 31 दिसंबर 2018 को कमजोर किया गया और 21 अगस्त 2019 को बिल्कुल हटाया गया। पहले से था, 2014 से था। इसका नतीजा ये हुआ, शेल कंपनियां बनी, शेयर बाजार में विदेशी निवेशक आए, पर इनके पीछे हैं कौन? इनका पता है क्या? कौन है ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? उसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई और इसका एक नतीजा ये हुआ कि इस अडानी मामले में, जो अभी आपको अमिताभ बताएंगे, इस शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसका है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को हासिल नहीं हो पाई है। सेबी ने कल शाम को ये कंसल्टेशन पेपर क्यों निकाला? ये कंसल्टेशन पेपर क्या कहता है कि जो पहले नियम थे उसको हम फिर से वापस लाएंगे। जो 2018 में जो हमने किया था वो गलत था,
2019 में जो हमने किया था वो गलत था। इसका एक संदर्भ है, पृष्ठभूमि है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो अडानी मामले में गठन किया गया था, आपको याद होगा, उनका एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह था कि ये नियम के हटाने से बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक हैं उनको हम सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं, उनके मालिक कौन हैं उसकी जानकारी हमें मिलती नहीं है। और उन्होंने सेबी को विनम्र शब्द में दोषी ठहराया और उसका ये नतीजा निकला है कि सेबी अभी शीर्षासन, आजकल योगा का जमाना है, तो सेबी में शीर्षासन किया है और ये कंसल्टेशन पेपर निकाला है। और इसका मकसद है कि शेयर बाजार में जो भाग लेते हैं उनसे फीडबैक लें कि क्या हम पुराने नियम वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो मैं समझता हूं जो 100 सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा, जो सवाल राहुल गांधी जी ने लोकसभा में पूछा और जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने की, उसका असर कल हम शाम को देखने को मिला है। अभी 14 अगस्त तक सेबी को समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। उसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं है, पर यह शुरुआत है पारदर्शिता की ओर में। जो पारदर्शिता 2018 और 2019 में खत्म किया गया था, कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के फायदे के लिए, वो अभी हमारे हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के कारण, सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञों की समिति के कारण अभी सेबी ने अपना रवैया बदला है और अभी उन्होंने संकेत दिया है कि ये नियम फिर से हम बदल सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये नियम भविष्य से लागू होगा कि ये नियम पिछले 4-5 साल में जो पूंजी निवेश आया है हमारे शेयर बाजारों पे, उस पर भी लागू होगा कि नहीं, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। असली सवाल जो है 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में निवेश किया गया है, उसके मालिक है कौन। तो साथियों, ये जो बुकलेट है अंग्रेजी में है, हिंदी में है और अन्य भाषा में भी है। ये 100 सवाल जो हमने 3 महीने में पूछे थे, इसका एक ही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी सीमित तरीके से जांच कर पाएगी। मोडानी घोटाले के बारे में अगर आपको सच्चाई जाननी है तो सिर्फ जेपीसी के रास्ते से ही आपको पूरी सच्चाई बाहर निकलेगी। इसीलिए हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जेपीसी की मांग की और जब मॉनसून सत्र आएगा, हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठेंगे, तब भी पहली मांग जेपीसी की ही होगी। ये मांग से हम पीछे हटेंगे नहीं। सभी विपक्ष पार्टियां एक हैं, एकजुट होकर इस मोडानी मामले में जेपीसी का गठन, इस पर हम दबाव सरकार पर बरकरार रखेंगे। तो अभी अमिताभ दुबे आपको इस बुकलेट के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बात है उस पर आपको कुछ जानकारी देंगे। अमिताभ। थैंक यू जयराम जी। जैसे जयराम जी ने कहा, 5 फरवरी से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 100 सवाल पूछे थे इस श्रृंखला में। एक जवाब अभी तक आया नहीं है
लेकिन हमने इन सवालों को इस बुकलेट में एक साथ रखा है। मैं संक्षिप्त में आपको आउटलाइन कर देता हूं इस बुकलेट के अलग अलग सेक्शंस में हमने क्या डाला है। पहला सेक्शन है अडानी समूह के खिलाफ आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप। पहला सवाल या पहला ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है ऑफशोर शेल कंपनियों से संबंधित, शेयरों में हेराफेर और विनोद अडानी का इसमें योगदान क्या है, इसके बारे में सवाल हैं। दूसरा है एफपीओ के लिए निवेशकों पर दबाव बनाना। जो 20,000 करोड़ का एफपीओ था जो फेल हो गया, उसमें किस प्रकार का दबाव किसने डाला, सरकार के किन सीनियर मिनिस्टर्स ने डलवाया, फोन कॉल्स कहां से आए, इनके बारे में कुछ सवाल हैं। तीसरा है जनता और नियामकों से झूठ बोलना। कि एक उदाहरण है कि विनोद अडानी का क्या रिश्ता है इन कंपनियों में। हर महीने इनकी कहानी बदलती गई, कभी कहा वो प्रमोटर हैं, कभी कहा इनका कोई रिश्ता नहीं है। तो इस बात को साफ करने के लिए हमने कुछ सवाल पूछे थे। अडानी समूह की कंपनियों और संबंधित पक्षों के अनुचित लेन देन यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने भी कहा है। कई लोगों का ने ये कहने की कोशिश की है कि ये क्लीन चिट है। पहली बात है कि ये रिपोर्ट अडानी के बारे में कुछ कहती नहीं है, वो क्लीन चिट का सवाल उठता ही नहीं। अगर किसी का क्लीन चिट है तो सेबी के बारे में क्लीन चिट दिया गया है। और जैसे कि जयराम जी ने बताया, अजीब सा क्लीन चिट है कि क्लीन चिट दिया जाता है कि देयर हैज बीन नो रेगुलेटरी फेलियर, और 2 हफ्ते बाद सेबी का एक पेपर आता है कि हम नियमों को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी कई सवाल हैं। और इस सेक्शन का 5वां है विदेशी नागरिकों के साथ संबंध। चैंगचुंग लिंग के बारे में हमने बात की है। चीनी नागरिक जो इन बिजनेसेस में मिले जुले हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट्स लगाए गए हैं पहले अगुस्ता वेस्टलैंड केस में, और भी अलग आरोप हैं, इनके बारे में सवाल है। दूसरा सेक्शन है मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति का हस्तांतरण। एयरपोर्ट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं कैसे मोनोपोली बनवाई गई इनकी। पोर्ट्स में भी इनकी मोनोपोली लगातार बढ़ती जा रही है। 30% पोर्ट बिजनेस देश का इनके हाथ में है, 40% इनका डिक्लेयर्ड गोल है। कृषि काले कानून, किस प्रकार काले कानून के माध्यम से इन्हें कृषि उद्योग, कृषि से संबंधित जो व्यापार है उनको सौंपने की कोशिश की थी। पावर और ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अचानक से इजराइल और इंडिया के बीच, भारत के बीच जो भी डिफेंस रिलेशनशिप है, किस प्रकार एक के हाथ डाली रिलेशनशिप एक हाथ में डाली जा रही है। और शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट के काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तीसरा सेक्शन है मोदी सरकार द्वारा विदेश नीति का दुरुपयोग। बांग्लादेश, इजराइल के बारे में तो मैं बता चुका आपको। रूस, इटली, श्रीलंका। बांग्लादेश में जो पावर गोड्डा, झारखंड गोड्डा में एक पावर स्टेशन है, जिसके बारे में अनेक आरोप लगाए गए हैं। एक मुख्य आरोप यह है कि जो परमिशंस दी गई हैं, जो नियम बदले गए इस पावर प्लांट से संबंधित, उससे झारखंड की आवाम को 7,400 करोड़ का घाटा हुआ है। उनकी पावर की कीमत 7,400 रुपए बढ़ी है। तो इसके बारे में भी अनेक सवाल हैं। श्रीलंका में आपको पता ही, विंड फार्म में और जो पावर प्लांट है वो प्रोजेक्ट है। विदेश मंत्री हैं श्रीलंका मोदी, को ये बात कह चुके थे। श्रीलंका के पार्लियामेंट के सामने उनके एक पावर रेगुलेटर ने कहा था, एनर्जी रेगुलेटर ने कहा था कि जो विंड प्रोजेक्ट है उसके लिए भी श्रीलंका के राष्ट्रपति पे मोदी जी का सीधा दबाव पड़ा था ताकि वो प्रोजेक्ट अडानी जी को दिया जाए। ये भी उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा था और फिर वापस ले लिया था दबाव पे आके। तो इनके बारे में भी सवाल हैं। फिर एक सेक्शन है नियामकों और एजेंसियों को मोदी सरकार द्वारा चुप करवाया जाना। आप सबको पता है कि ईडी और सीबीआई और अनेक एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसियां हैं इंडिया की, कितनी एक्टिव रहती हैं जब विपक्ष का सवाल होता है, जब विपक्ष के नेताओं पे जांच होती है। एक आंकड़ा आप सबने देखा होगा कि यूपीए के शासनकाल में
लगभग 40, 50, 55% केसेस विपक्ष के खिलाफ होते थे, ईडी के और सीबीआई के, और मोदी जी के शासनकाल में 95% विपक्ष के खिलाफ हैं। तो ये बायस साफ दिखाई दे रहा है। और ये एजेंसियां जो है अडानी घोटाले, अडानी महाघोटाले में क्यों सोई पड़ी हैं, ये सवाल हमने उठाया है। आखिर में आते हैं भारत के लोगों का नुकसान। LIC और SBI का पैसा इन कंपनियों में कैसे डलवाया गया, लोन के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, इसके जिम्मेदार कौन है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी इसमें योगदान है। खुदरा निवेशक, उनको नुकसान कैसे पहुंचाया गया है, और जनरली नागरिकों, भारत के नागरिकों को कैसे नुकसान पहुंचाया। तो ये हमारे 4-5 सेक्शंस हैं जिसके द्वारा हम न सिर्फ अडानी जी बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल कर रहे हैं कि आपका इसमें क्या योगदान है, आपने इनको ऐसे इनेबल क्यों किया है। तो ये हमारा ओवरऑल ब्रोशर है, और अभी तक जवाब नहीं मिले हैं किसी के, और हमारा मानना है कि जवाब मिलने भी नहीं वाले। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, जिसके माध्यम से हम न सिर्फ वो विषय जो एक्सपर्ट कमेटी जिनका लिमिटेड रीमिट था, लेकिन विस्तार से इसकी जांच हो पाए। थैंक यू। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, इमारत नहीं हो सकती है पर मुद्दे पुराने हैं। इमारत नहीं है पर मांगे पुराने हैं। जेपीसी की मांग हमारी रहेगी। सभी विपक्ष पार्टियों की ओर से मॉनसून सत्र में भी यही सवाल उठाया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि 14 अगस्त तक जो सेबी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को उनको रिपोर्ट पेश करना है, उसके बाद भी कई सवाल उठेंगे। तो ये मामला अभी चलता रहेगा, पर इमारतें बदलते रहेंगे। शुक्रिया। इसी पर अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। आपको बुकलेट मिल गया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, और ये वीडियो जो है लाइव है हमारे YouTube चैनल में, और अगले 10 दिन में 5-6 और वीडियो आपको इस बुकलेट के आधार पर जो तैयार किए गए हैं आप देख सकते हैं। हाँ संजय। सर, you've said I'm coming. हाँ संजय, माइक दे दो यार। बदलेंगे और पुरानी पॉलिसी पे जाएंगे, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की जांच नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं अपने आप को अंग्रेजी भाषा के मामले में काफी कुछ, हालांकि शशि थरूर के लेवल पर नहीं हूं, पर काफी कुछ मुझे अंग्रेजी भाषा की जानकारी है। पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है इन नियमों के बारे में। उन्होंने कहा है, वो शब्द मेरे मन में जब मैंने पहले देखा, मैंने कहा ये शब्द क्या है? पिक्वेंट। पिक्वेंट आपने पढ़ा होगा, वो रिपोर्ट में ये शब्द आता है, पिक्वेंट। पिक्वेंट माने मसाला वाली। अलग अलग अर्थ हो सकते हैं पिक्वेंट के बारे में। सीधा कहना कि ये गलत था, उन्होंने गलत नहीं कहा। पिक्वेंट शब्द का इस्तेमाल किया गोल मोल कर, पर उसके कहने का मतलब यह था कि आपने गलत की 2018 में ये नियम हटाने से। पहले कमजोर किया गया, पहले डाइल्यूट हुआ, बाद में डिलीट हुआ। 31 दिसंबर 2018 को डाइल्यूट किया गया, 21 अगस्त 2019 को डिलीट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा, अगर मैं आपको सरल अंग्रेजी में कहूं, सरल हिंदी में तो कहूंगा सीधा, कि उन्होंने ये कहा है कि ये गलत निर्णय था। उनको कहना चाहिए था सेबी डिसीजन वाज रॉन्ग। उन्होंने कहा इट इज अ पिक्वेंट। तो पर मतलब तो यही है, मतलब यही है कि जो नियम थे, जो 10 साल से नियम थे, जो आपने सवाल उठाया था कब से ये नियम बने थे, 10 साल से नियम थे, तो ये क्यों हटाए गए, किसके दबाव में हटाया गया? पर ये सही, ये बात इससे कोई नहीं छिपा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थी, आजकल लाभार्थियों का जमाना है,
कहा जाता है कि मोदी सरकार ने एक नया कास्ट खड़ा कर दिया, लाभार्थी जाति। इस नियम को हटाने से एक ही लाभार्थी जाति था और वो है अडानी। So you said, हाँ संजीव, you said that all the parties are together in raising the demand for a JPC probe into the Adani issue, which will be raised in the monsoon session in the new parliament. We have in the new building. Yeah. So we've seen in the last budget session that some parties had, were favoring a Supreme Court probe rather than going into only one JPC. party. Only one party had a different view. Only one party had a different view. But their view was it could be a Supreme Court monitored inquiry or it could be a JPC. So I just wanted to ask whether all the parties are still united. Yes, yes. And can we are united in demanding for a JPC into the Modani issue. And the second part not just the Adani issue. It is not an Adani issue. It is a Modani issue. Okay. That is why we are asking for a JPC. If it was an Adani issue, it could have been done by any agency. Because it is a Modani issue. Because there is, as Amitabh has mentioned to you, how were airports privatized? Niti Aayog said that one company should not get more than 2 airports. But this company has got 6 airports and is likely to get even more airports. So these are issues that only a JPC can investigate, not any Supreme Court, expert committee. So also, since the Supreme Court you just mentioned has raised doubts over the, the dilution and the removal of this rule. Yes. So would you also demand that there should be a probe on who are the beneficiaries, which you've been that demanding? Will be, of course, that will be one of the terms of reference of the JPC. Oh, yeah. On whose pressure, on the 31st of December, this regulation was diluted, and on 21st of August 2019, the regulation was deleted. First it was diluted, then it was deleted. Yes, Asim. So you said that SEBI was forced to dilute the rule. So in light of this, what are your expectations from the ongoing SEBI probe? And the second part to the question is that do you demand that now that they are bringing back, they are talking of bringing back the rule, do you demand that it should be applied retrospectively? This is the question that I have raised in the morning. If you have seen my tweet on the consultation paper, the big question is, will it apply retrospectively? That is the big question. Okay. भविष्य में क्या होगा ठीक है, सबको जानकारी है, पर जो 2018 के बाद जो निवेश हुआ है, विदेशी निवेशकों से जो पैसा आया है शेयर बाजार में, उस पर क्या ये नियम लागू होगा कि नहीं, ये सवाल उठता है. तो ये I would certainly, if you're asking what is our position, yes, it should apply. जयराम जी. See, our position from day one has been that any probe by any organization other than a JPC will have limited value. Will have limited value because of the nature of the probe. And only a JPC can investigate the types of agencies, the types of issues that we have highlighted in this booklet, the types of issues that have been highlighted in the media. I mean, yesterday, for example, the auditor is an extraordinary situation. All the newspapers have carried this news of a leading auditor company has raised questions and has recommended that they should have an independent audit. So these are issues that cannot be dealt with by any one agency. It has to be by a JPC alone. जयराम जी, हाँ जी रवि, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि चाहे जेपीसी बने न बने, ये मुद्दा आगे भी चलता रहेगा, जारी रहेगा. क्या 2019 में जैसे आपने राफेल को मुद्दा बनाया था, ये मान के चला जाए कि अडानी मुद्दा भी 2024 तक आप लोग लेकर जाएंगे चुनाव के लिए? नहीं, मैं मॉनसून सदर के बारे में कह सकता हूँ. ये मामला ठंडा नहीं पड़ेगा, ये चलता रहेगा. ये मांग हम उठाते रहेंगे, जेपीसी की मांग हम उठाते ही रहेंगे.
जयराम जी, पिछले सत्र में भी ये अदानी का ही मुद्दा आपने उठाया और फिर बीजेपी लगातार कहते रही कि देखिए पूरे विपक्ष ने पूरा सेशन वॉश आउट कर दिया, किसी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई, अगला सत्र नई इमारत में जाएगी, जब तक ये खत्म होगा उसके बाद आप 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त होंगे। इस मुद्दे को लेकर के आप ये नहीं सोच रहे कि फिर आपको बीजेपी घेरेगी और नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी कि ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे हैं, एक ही मुद्दे पर तब अड़े हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है? नहीं, हमारी मांग एक है कि हमें इस पर चर्चा तो करने दीजिए। हमने क्या कहा जब राज्यसभा में, लोकसभा में तो राहुल जी ने यह बात उठाई, उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया। राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं दिया। मांग तो रखे, जब एलओपी थे उनको चुप करा दिया करता था। तो ये चर्चा होनी चाहिए, बहस चाहिए। मैंने बार बार कहा जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद ही करेंगे, जेपीसी में बहुमत बीजेपी की होगी। वो डरते क्यों हैं जेपीसी से, क्यों भाग रहे हैं जेपीसी? दुनिया भर के मामलों गठन, पर इस मामले में जेपीसी के गठन से घबरा रहे हैं।